बीपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाले मशहूर शिक्षक प्रोफेसर सिद्धार्थ देशवाल ने कहा कि सफलता ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने सहाफत मीडिया से बात करते हुए छात्रों को बताया बीपीएससी में कामयाब होने का आसान तरीका। उनके मुताबिक अगर छात्र इसको फॉलो करेंगे तो कामयाबी मिलनी लगभग तय है। उन्होंने ये भी कहा कि डर के आगे जीत है। सिद्धार्थ देशवाल का कहना है कि किसी भी परीक्षा के सिलेबस को जब आप समझ जाते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। उनके मुताबिक अगर छात्र कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं तो बीपीएससी निकालना मुश्किल नहीं है। गौरतलब है कि सिद्धार्थ देशवाल दिल्ली के ध्येय आईएएस कोचिंग में पढ़ाते हैं। साथ ही वो पटना के हज भवन कोचिंग में भी छात्रों को पढ़ाने आते हैं। सिद्धार्थ देशवाल इकोनॉमिक के शिक्षक हैं। सहाफत मीडिया ने उनसे पटना के हज भवन में खास बातचीत किया। देखिए, उनके लिए मेरा एक संदेश होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, बेशक ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे छात्र होते हैं जो रूरल सोसाइटीज़ में, कुछ पिछड़े वर्गों में रहते हैं, कुछ पिछड़े समाज में रहते हैं, जहाँ सारी अपॉर्चुनिटीज़ और सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। लेकिन सुविधाओं का ना जाना केवल इस बात को दर्शाता नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए भी जीवन की सारी चुनौतियाँ हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में करना वो प्लेटफॉर्म से हटकर एक चीज़ होती है, वो इंसान के एक अपने कैपेसिटी की बात होती है, कि उसकी अपने ऑब्जेक्टिव की बात होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो सिविल सर्विसेज या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तरफ रुझान करते हैं तो उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसकी एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, उसको अच्छे से देखें। जैसे हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं जिसमें अमूमन यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम हैं, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जैसे ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, छठी से 12वीं तक लेकर वो अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को पढ़े। और जैसे कि हज भवन का मैं अभी आके हिस्सा बना हूँ, मुझे यहाँ पढ़ाने का मौका मिला है, तो अमूमन बच्चों में मैंने देखा है जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ऐसे ही रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, वो अपनी मेहनत के दम पर और हज भवन के कुछ समर्थन से वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि वो लगभग 100-150 बच्चों का जो ये बैच है वो सारे ही प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, जो अभी बीपीएससी का परिणाम घोषित हुआ था। जैसे कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो उन्हें बस अभी थोड़े से पुश फैक्टर की ज़रूरत है। पुश फैक्टर से मेरा मतलब है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज के लेवल पर हर चीज़ है, लेकिन देखा यह जाता है कि बीपीएससी का, यूपीएससी का जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो एक लिखित परीक्षा होती है, और लिखित परीक्षा में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको एक अच्छा उत्तर लेखन आना चाहिए। तो ये जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, ये एक उस स्किल की तरह होती है जैसे कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने खेल को बेहतर करता है, तो ये उसी खेल की तरह है जैसे कि खेल को सुधारा जा सकता है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल को सुधारा जा सकता है। तो मैं उसी आंसर राइटिंग के लिए स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी वो कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे तो शुरुआत में प्रैक्टिस के तौर पर एक रफ पेपर ले और अपने दिमाग में एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को जाने कि इस सवाल की आवश्यकताएं क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज डिमांड्स। जब आप उन डिमांड्स को एक अच्छे तरीके से अपने दिमाग में पहचान लेंगे, उसको एक रफ पेपर पे लिख लेंगे, उसके बाद आपको एक ढांचा तैयार हो जाएगा कि आपको उसमें क्या क्या कंटेंट लिखना है। तो इसी तर्ज पर अपनी तैयारी को जारी रखें और सफलता आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, रूटीन एक इंसान से इंसान वेरी करता है। रूटीन कोई किसी भी एक इंसान का बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सल हो जाए। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसको अपने घर के कामकाज में भी हिस्सेदारी करनी है। एक बच्चा ऐसा है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐसे कामों में लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है, उसका ऐसे भी काम चल जाता है। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सल एक रूटीन की बात करें तो वो तो बनाना संभव नहीं है। रही बात तैयारी करने की, वो सबके एक बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक हम कॉमन बैकग्राउंड की और कॉमन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि छठी से 12वीं तक की जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम में हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम में हो, माध्यम आपके लिए एक बैरियर साबित कभी नहीं हो सकता। इंग्लिश हिंदी दोनों बराबर हैं। बस एक बार आप छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जब तक आप एक कलम और एक पेपर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, कलम और पेपर से मेरा मतलब केवल नोट्स बनाना नहीं है,
कलम और पेपर से मेरा मतलब है अपने ओपिनियन को, अपने मत को उस कागज पर लिखना जो आपसे सिविल सर्विसेज, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट से उम्मीद की जाती है। रही बात समय सीमा की कि क्या रूटीन आपका होना चाहिए, देखिए कम से कम मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है कि आप 17 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए। एक लाइफ टाइम में एक इतना हेक्टिक टाइम शेड्यूल होता है कि कोई भी 16-17 घंटे, 18 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप जब इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अनुमान कम से कम आपको 5 से या 6 घंटे का समय अपनी पढ़ाई को प्रेरित करना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे में कम से कम अगर आप इसी प्रोग्राम को 1 से 1.5 साल तक अपने जीवन शैली में अपना लेते हैं और इसमें अपने सारा बेसिक जो सिलेबस है उसको कवर कर लेते हैं तो सफलता ज़रूर आपको एक दिन मिलेगी। उसमें बस बेसिक चीज़ों का एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि एक तो जो मैंने आपको दोबारा मेरी बात रिपीट करूंगा कि आप कहेंगे कि बार बार आप एनसीईआरटीज़ का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश बुक है और ये गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो अगर आपको कोई डेटा लेना है, कोई ऐसे फैक्ट्स डालने हैं तो वो सरकारी किताबों से अच्छा आपको कहाँ ही मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये बनेगा कि कंसिस्टेंसी किस माध्यम से। एक होता है समय की कंसिस्टेंसी कि आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ें, और दूसरी कंसिस्टेंसी ये होती है कि आपका माध्यम क्या होगा, आपके सोर्सेज क्या होंगे। जो इसमें आपकी कुरान, आपकी बाइबल, आपकी भगवत गीता की आपकी प्रिपरेशन में काम करेंगे वो आपके सारे धार्मिक ग्रंथ के रूप में एक ग्रंथ बनाया जाता है जिसको बीपीएससी का सिलेबस कहा जाता है या यूपीएससी का सिलेबस कहा जाता है। अगर आप उससे थोड़े से भी डाइवर्ट होते हैं तो आप समझ लीजिए आप तैयारी से बहुत दूर है। अगर आप उसी के ट्रैक पर चलते हैं तो इसका मतलब है कि अवश्य आप एक दिन जरूर सफल होंगे। डर के आगे ही जीत है। मैं एक बार दोबारा, एक काफ़ी फेमस एडवर्टीजमेंट भी है उसमें बार बार ये लाइन रिपीट की जाती है कि डर के आगे जीत है। डर उस दिन दूर हो जाएगा जिस दिन आप एक किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को आप अपने सपनों में भी दोहरा सकते हैं। मैंने दोबारा वही कि धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो आपका केवल जब आप तैयारी करते हैं आपका एक ग्रंथ होता है, वो आपका ग्रंथ है आपके एग्ज़ाम का सिलेबस। जिस दिन आप सिलेबस को समझ जाएंगे और सिलेबस के हिसाब के एग्ज़ाम के डिमांड में जैसे क्वेश्चन आते हैं उन डिमांड्स को समझ जाएंगे तो डर आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। डर केवल एक बनाई हुई चीज़ है जो एक मिथ्या है। डर कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहूँगा। मान लेते हैं कि कोई बच्चा यूपीएससी या किसी भी सिविल सेवा की तैयारी करता है, बीपीएससी जैसे हो गया, तो उसमें क्या होता है, हम एक बात मान लेते हैं, बुरे से बुरा उसके साथ क्या हो सकता है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, जो उसका एक प्रिपरेशन का दौर होता है और जो चीज़ें आप उसमें सीखने को आपको मिलती है, वो केवल आपको एक सिविल सर्वेंट बनाने के लिए योग्य नहीं है, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। जब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं तो आपके पास जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव विकल्प खुल जाते हैं, आपकी दुनिया एक पॉजिटिव बन जाती है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत है। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज इज़ जस्ट ए वे, वो एक माध्यम है कि आपको एक अपने समाज में कंट्रीब्यूशन करने का, लेकिन वो एक माध्यम है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दूसरे माध्यम बंद हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आप जब भी आप करते हैं तो अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों में सवाल जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब जिसको आप कहते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। सफलता ज़रूर आपकी होगी। अगर किसी कारणवश आप सफल नहीं हो पाते हैं फिर भी आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनकर इस समाज में अपनी भागीदारी जरूर पूरी कर सकते हैं।